हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज के साथ में और आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस में मेरे साथी आपको याद रखना है, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के दुनिया में अब चलते हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या क्या है। आज का क्वेश्चन जो है मेरे साथी, पिछले वीडियो का 50 नंबर का क्वेश्चन जो मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं, वो देखना है कि क्या क्वेश्चन है और क्या इसका ऑप्शन है, क्या इसका सटीक आंसर होगा। बहुत सारे लोग इसके सही आंसर दिए हैं और कुछ लोगों का इसका गलत आंसर हो गया है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ता हूं। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट PARI पब्लिक ऑफ आर्ट इंडिया का शुभारंभ किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। याद रखना है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, संस्कृत मंत्रालय। चलिए तो 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो गया बी। आज के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ध्यान देना है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम क्या हो सकता है? बायोटीन, फॉलिक अम्ल, पायराडॉक्सिन और टोकोफेरॉल। तो याद रखिएगा B7 का होगा बायोटीन। आपका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। दूसरे नंबर का क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में है ना व्यवस्थित किया गया है? देखना है, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और हेक्टेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटन और ऑक्टेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन और मीथेन, ऑक्टेन, ऑरिथीन, मीथेन और प्रोपेन। क्या कर रहा है? बढ़ते क्रम में। इसका मतलब है कि सबसे पहले छोटा, लास्ट में बड़ा। तो लास्ट में बड़ा जो होता है ऑक्टेन होता है। किसके लास्ट में? ऑक्टेन संख्या पर निकाल लेंगे, ऑक्टेन लास्ट में। ऑक्टेन देखिए आपका यहां मिल गया है। तो ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटन और ऑक्टेन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार क्लियर हुआ और तीसरा नंबर क्वेश्चन अब आपके पास ये रहा। ध्यान देना है, टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके, हाँ ये तो लगता है सही है। पायसीकरण के माध्यम से, नहीं जी। फ्लोराइड की क्रिया से, ये भी नहीं। दांतों की सतह पर कैल्शियम की एक परत बनाकर, नहीं जी। क्या करता है? तो टूथपेस्ट दांतों की सड़न के लिए रोकने का जो उसका ये है, वो ऑप्शन ए में दिख रहा है, अतिरिक्त अम्लता को बेअसर कर देता है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। ध्यान देना है, निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? देखना है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखना। रखना कहाँ गया? चलिए तो रखना यहां लिखा गया है, या फिर कहता है तांबे के बर्तन में। ये जो ऑप्शन है बी में ऑप्शन आपका जो दिख रहा है थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया है, वो है तांबे के बर्तन में। और सी है प्लास्टिक के बर्तन में, कांच के बर्तन में। आप सोच सकते हैं ये आपका घरेलू उपचार है ना। दही जो हम लोग साधारणतः स्टील में भी रखते हैं, प्लास्टिक में भी, कांच के बर्तन में भी, लेकिन तांबे में नहीं रखा जाता। याद रखिएगा, तांबे में रखना दुष्कर होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी यानी तांबे में नहीं होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि अरे जल एक ऐसा है जो अपने आप में ऐसा पावर रखता है, किसी भी पदार्थ को अपने आप में विलय यानी घोलने की क्षमता रखता है। यह कैसे? तो यह इस प्रकार, यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है। बिल्कुल बात सही है। क्या यह उष्मा का अच्छा संवाहक होता है इसके कारण? नहीं जी, ये इसके कारण नहीं हो सकता। इसमें विशिष्ट उष्मा का मान होता है, ये भी नहीं होगा। इसके हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है, ये भी इसका कारक नहीं हो सकता है। इसका कारक आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी, यह प्रकृति में द्विध्रुवीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है मेरे साथी, निम्नलिखित में से है ना कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो पॉलीएस्ट्रोलिन, नायलॉन, ये तो सब है। थर्मोप्लास्टिक तो बनता ही सबसे, नायलॉन, टेफ्लॉन सब हैं। कौन है? तो मेलामाइन नहीं है, मेलामाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर सही है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। ध्यान देना है, क्या क्वेश्चन है।
निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता की अवरोही, अवरोही का मतलब कह रहा है घटते हुए, क्या कह रहा है, घटते हुए व्यवस्थित करना है। इसका मतलब सबसे ज्यादा वाला पहले लिखाएगा, तो सबसे ज्यादा वाला जो पहले लिखाएगा मेरे दोस्त वो होगा पोटेशियम। तो पोटेशियम कितना में है देख लेते हैं, पोटेशियम कितना में, 2 में है, तो पहले हो जाएगा 2। चलिए 2 वाला ऑप्शन चुनिए, तो 2 वाला ऑप्शन एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, 2 कह रहा है। पोटेशियम के बाद आपका जो होगा, पोटेशियम के बाद सोडियम होगा, सोडियम, तो सोडियम होगा कितना में है, 1 में है, तो 2 के बाद 1 चुनिए, तो 2 के बाद इसमें भी 1 है और 2 के बाद इसमें भी 1 है, ठीक है। अब देखना है तीसरे नंबर पे जो होगा वो होगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम लिखा हुआ कहीं पे, कैल्शियम लिखा नहीं है, गलती लिखा हुआ, यहाँ पे होगा आपका कैल्शियम, याद रखना है कैल्शियम। तो यानी कैल्शियम जो होगा वो कितना में होगा, कैल्शियम 4 में होगा। 2 1 4 किस में है, तो 2 1 3 है, 2 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी पोटेशियम, सोडियम और उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम होगा, और उसके बाद जो होगा आपका मैग्नीशियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो ऑप्शन दिख रहा है वो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सटीक और सही आंसर दिख रहा है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं। प्रत्यारोपित का मतलब एक जगह से उखाड़ के फिर दूसरे जगह, फिर उखाड़ के तीसरे जगह। कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि वो नहीं हो पाते हैं? क्या नई मिट्टी में उनके अनुकूल खनिज नहीं होते हैं? होते हैं, मगर फिर भी वो नहीं उगते हैं। इसका कारण क्या है? अधिकांश बारीक से नई मिट्टी को बहुत मजबूती पकड़ लेती है। नहीं, अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है। बिल्कुल बात सही है। जब बार बार कबाड़ कबाड़ के रोपिएगा तो उनके जो जड़ होते हैं, जड़ में जो महीन महीन पतले पतले रोमकूप होते हैं, वो छोटे छोटे जो महीन महीन होते हैं बारीकी, वही जड़ जो है क्या होता है, वो ना प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाता है। इसके चलते वो नहीं उग पाते हैं। ये बिल्कुल आपका सटीक और सही आंसर आपका सी ही होगा। प्रत्यारोपित के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त, यहाँ पे होगा क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त हो जाती है, नहीं ये भी दिक्कत करता है। ये क्वेश्चन आंसर आपका विटामिन सी यानी ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। बड़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। हाँ होती है, ये बिल्कुल बात सही है। 1, वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में समर्पित किया जा सकता है। चलिए यहां ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायरस केवल जैविक वाहक में, ना ये भी गलत है, केवल जैविक में नहीं, वो चाहे तो जैविक हो अजैविक हो सब में वायरस पनपता है ना, दूसरे के जीव संचार। यानी कि आपका ऑप्शन जो देख रहे हैं ये 2 और ऑप्शन 3 भी गलत है। सिर्फ ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही है, इसीलिए आपका आंसर केवल 1 ही होगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। कटे हुए सेव का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? क्या शक्कर का उपयोग करके, कंटेनर में संरक्षित करके, या नींबू के रस का उपयोग करके, या मैग्नीशियम के दूध का उपयोग करके? क्या कर सकते हैं? तो इस पे नींबू का रस का अगर हम उपयोग करेंगे तो ये अम्लीयता होता है, इसके भूरापन को हटा देगा। यानी 10 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का डीएनए होता है? नाभिक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना, राइबोसोम और गोल्गी काय उपकरण में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, या क्लोरोप्लास्ट और रिक्तिकाएं में? कह रहा है कि पादप कोशिका में किसमें से अपना स्वयं का डीएनए होता है? याद रखना है। तो वो जो होता है मेरे साथी वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका आंसर
सही और सटीक होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन है मेरे साथी? आंख के सबसे बाहरी भाग को कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉर्निया, लेस, पुतली और आइरिस। क्या हो सकता है? तो इसको हम कॉर्निया कहा करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? ध्यान देना है। टाइलिन, रेनिन, इरेप्सिन या ट्रिप्सिन। तो देखिए पाचन ग्रंथि से क्या निकलता है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ट्रिप्सिन निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे मेरे साथी। ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलास्का जंतु के, संघ मोलास्का जंतु के प्रमुख लक्षण है? देखते हैं कौन सही है। इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है, बिल्कुल सही जवाब। उत्सर्जक जो होता है वृक्कों के द्वारा उत्सर्जन करता है, यह भी बात सही है, मोलास्का के लिए बात है। इनमें श्वसन कैसे होता है? तो गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है, बिल्कुल आपका ये भी बात सही है। ध्यान रखिएगा 3 के 3 बात सही है। तो ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इनमें से सभी आंसर होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग, डिप्थीरिया आपको पता होगा गला से प्रभावित होता है? आंत, फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र या श्वास नली? चलिए तो श्वास नली को ही पकड़ते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? पाक जल संधि नहीं, मलक्का जल संधि बिल्कुल सही, कारीमाटा गलत हो गया, हारमू जल संधि भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका मलक्का जल संधि बिल्कुल ऑप्शन बी सही जवाब है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17 है। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? देखेंगे सबसे ज्यादा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो कनाडा, रूस, यूएसए, भारत। कौन हो सकता है मेरे साथी? आप आंसर देखें, ऑप्शन देखें और लगाएं। चलिए तो इसका आंसर जो होगा वो कनाडा होगा। कनाडा सबसे ज्यादा होगा, याद रखेंगे जल क्षेत्र वाला देश है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? टेम्परेट जोन जो होगा कितना से कितना डिग्री के उत्तर एवं दक्षिण होगा? याद रखिएगा 30 से 45 उत्तरी दक्षिणी, 45 से 66, 86 से 90, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। कौन हो सकता है? तो पृथ्वी पर जो है शीतोष्ण कटिबंध जो होगा मेरे साथी वो आपका ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है ऑप्शन 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच आपका सही और सटीक आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपका बड़ा इजी है, इसी को हम कह सकते हैं बड़ा बिजी है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, शनि ग्रह, अरुण या वरुण? देख लेंगे सबसे हल्का, सबसे जो छोटा होगा, ध्यान देना है। तो देखिए आपका सबसे नजदीक भी होता है, इसी को हम कहते हैं बुध ग्रह, यानी सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह होता है बुध ग्रह, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, ध्यान देना है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? याद रखेंगे पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में कटिबद्ध किया गया है? 21, 22, 23 या 24? तो पूरे विश्व को जो है समय जोन में जो बांधा गया है, बांटा गया है, विभाजित किया गया हुआ है 24 टाइम जोन में बांटा गया है। चलिए ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। ऐसे सबसे ज्यादा टाइम जोन आपका अमेरिका के पास में विभाजित किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए ब्लैक फॉरेस्ट ये पर्वत है, निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? बलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या संचित पर्वत? आप समझ में आ रहा होगा कि ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है जो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो यह एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे हम लोग।
भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय और ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? हुगली, कोसी, गंगा और वैगई। कौन सा क्वेश्चन होगा? याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे छोटी नदी वैगई आता है, ध्यान रखिएगा। और भारत के सबसे पवित्र और लंबी नदी गंगा होती है। और बिहार के जो शोक होगा, है ना, उसको कोसी कहते हैं। और जो ऊंची ज्वारीय नदी होती है उसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। यानी चारों क्वेश्चन आपको सबको मैंने डील कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये जा रहा है, क्या कहता है क्वेश्चन में पढ़ता हूं, है ना। प्रीडेटर्स, याद रखना, प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या बी और सी दोनों? ध्यान देना है इसमें कौन कौन होगा। तो इसमें प्राथमिक अगर छोड़ देते हैं तो द्वितीय और तृतीय दोनों आते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा। प्रीडेटर्स के अंतर्गत द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता के रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे साथी? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट, हेमिस, कोहल और बांदीपुर। क्या हो सकता है? तो देखेंगे हेमिस। हेमिस जो है, याद रखना है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? भैया यहाँ बताया जा रहा है ध्वनि, वर्ण, स्वर और व्यंजन। भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई हम लोग बी में कहेंगे, उसको वर्ण कह सकते हैं। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। चलिए बी ऑप्शन आपका सटीक और सही है। अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी हिंदी से ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? अत्यावश्यक, अति जोड़ आवश्यक बराबर ये जो हो जाएगा यन संधि। याद रखिएगा आपका ऑप्शन एन संधि हो जाएगा। विसर्ग संधि गलत होगा, व्यंजन संधि नहीं होगा, या आदि संधि नहीं होगा। यानी अति आवश्यक, अत्यावश्यक जो है किस संधि का उदाहरण है? तो एन संधि का उदाहरण है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अरे वाह, आ गया क्वेश्चन। देखिए एक मुहावरा आ गया है ना। अचानक से आपके पास में एक आ गया मुहावरा। क्या कर रहा है? अंधे के हाथ में बटेर लगना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? अंधा आदमी कभी बटेर पकड़ सकता है? नहीं, मतलब कि उसको बटेर को पकड़ने में बहुत मेहनत होता है और बिना मेहनत किए हुए आपको बटेर में पकड़ा गया। इसका मतलब सेंस समझ जाएंगे आप। भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, अंधे के भी कुछ मिल जाना, अचानक कोई लाभ हो जाना, या बिना परिश्रम के सफलता मिलना, यही हो सकता है बिल्कुल इसका उचित भावार्थ। अंधे के हाथ में बटेर लगना का मतलब आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त होना यानी मिल जाना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है से देखते हैं। चलिए हिंदी नहीं है, अब हिंदी पार हो गया है ना, 2-3 हिंदी थे। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? कौन सा अधिनियम कह रहा है? देख लीजिएगा, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का, या 1833 का, या 1853 का? कौन से चार्टर अधिनियम है ना जिसमें कर्मचारियों के वेतन जो है भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? तो ये है आपका अधिनियम 1793 का अधिनियम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है मेरे साथी? तो अगला क्वेश्चन आपके ये रहा, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऐसे तो आप जानते होंगे कि जितना भी जोड़ा गया है वो 42वीं, तोड़ा हो गया यानी छोड़ा गया वो हो गया आपका 44वीं। लेकिन यहाँ से ये प्रश्न का आंसर नहीं उठाना है। कहता है कि संविधान के कौन से संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? कह रहा है 42, 44, 74 और 76। तो ये जो बात आती है ये आती है आपके 74, 74 से द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखना है जरा, 42 और 44 में नहीं मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। चलिए अंतिम क्वेश्चन, सॉरी अंतिम बोल दिया मैंने, अभी तो 30 क्वेश्चन पे ही हम लोग चल रहे हैं जी, कोई बात नहीं। फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां, जैसे कौन कौन? पांडिचेरी, क्या लिखा हुआ है? चंद्रपुर इसका नाम हो सकता है ना, यानम और कारिकल को भारत को कब से, है ना, कब जो है सौंपा था? भारत को कब सौंपा था? दिसंबर 1952 में, 1953 में, नवंबर 1954 में,
या जुलाई, क्या लिखते हैं यहाँ पे, पशु जुलाई, पशु जुलाई होगा, जुलाई होगा, चलो कोई बात नहीं है, जुलाई 1956 में। चलिए ध्यान देना है कि फ्रांस के जो अधीन में पांडिचेरी और चंद्रनगर है ना, चंद्रनगर और एनम और कैरिकल, गलती लिखा जाता है, चलिए चंद्रनगर हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब है ना, चंद्रनगर और कैरिकल जो ये फ्रांस के अधीन में थे, ये भारत को कब सौंप करके इन लोग गए हैं, तो नवंबर 1954 में। बताइए कि आजादी के बाद भी फ्रांसीसियों के हाथ में इतने नगर थे। और आपको सबसे बाद में मिलने वाला नगर तो आपको पता ही होगा, गोवा है ना, जो 1961-62 में आपके अधीन हुआ है। इसके पहले तकला यानी 61 तकला वो किसके अधीन में था, वो अंग्रेजों के, सॉरी पुर्तगालियों के अधीन में थे। सबसे पहले जो है पुर्तगाली हमारे गोवा पर अपने अधिकार क्षेत्र किया था और सबसे लास्ट में है ना उन्होंने गोवा को ही छोड़ा है, ध्यान रखिएगा 61 में। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन ये है साथी, चलिए निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य तो है, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना ये भी है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। इसीलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही जवाब डी होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में किया गया, अनुच्छेद 80 में किया गया, बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 बताता है, बिल्कुल ये बात सही है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, ये बात भी सही है 92 में। तो सब तो सही है, ऑप्शन क्या कहता है, ए बी सी डी में है, इनमें से सब सही, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी ही होगा मेरे साथी। क्या होगा, डी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। कह रहा है सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली, लक्षद्वीप, लद्दाख या चांदनी चौक। ये तो सबसे ज्यादा वाला होगा और सबसे कम वाला पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका ये है मेरे साथी, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है को चुनना है। तो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, बिल्कुल बात सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की अनुशंसा पर किया गया है, बिल्कुल बात सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, ये कोई सुनिश्चित नहीं है, इसलिए गलती आपका सी है, यानी आंसर आपका सी निकल गया। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को जांच करना, उसका सलाहित करना होता है, बिल्कुल ये बात सही है। यानी 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल आपका सही है मेरे साथी। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा साथी, ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। सूचना की पारदर्शिता ये भी है, सूचना का प्रकटन हाँ बिल्कुल ये बात भी है, संसूचित नागरिकता ये भी है, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता ये भी है, तो सब तो है। ऑप्शन क्या कहता है, 1 2 3 1 3 4 2 3 4, इनमें से सभी, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही है मेरे साथी, इनमें से सभी बात सत्य है यानी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी आपका ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सभी बात सही है। उसका वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका अनुच्छेद तो 2 गो में मिलता है, 64 में और 89 में। आपका ऑप्शन ए और बी है जी। देखिएगा अनुच्छेद 64 में भी बात मिलता है, आप पढ़ेंगे, और 89 में भी ये बात कहा गया है, याद रखेंगे। 66 में ये बात नहीं है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, इसलिए आंसर आपका डी में बिल्कुल छुपा हुआ ए प्लस बी दोनों इसका आंसर होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है
कह रहा है निम्नलिखित, मैंने जो नीचे लिखा हुआ है इसमें से आंसर आपको बताना है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो निम्न में से कह रहा है, तो इसमें सबसे अधिक में आपका कौन होगा? तो मध्य प्रदेश ही इसमें आंसर होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या अगला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, पढ़िए, ऑप्शन देखिए। चला जाए, देखा जाए क्या क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने, कौन सा देश? भारत ने, है ना, कुल कितना पदक अपने नाम किया है? 5, 6, 7 या 4? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत जो है कुल 6 पदक अपने नाम किया है। ऑप्शन है ऑप्शन बी में, आपका ऑप्शन बिल्कुल छुपा हुआ है, बी में 6, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस, लगता है ये तो पिछले वीडियो में भी मैं क्वेश्चन को डाला था जी, किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा है? संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस 25 अप्रैल, 25 मई, 25 जून और 25 जुलाई। देखिए सब हिंदी में, वो इंग्लिश में, आंसर हो गया और क्या, सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 25 जून को। ये पिछले भी 2-3 क्वेश्चन, ये 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना। चलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन नीतीश कुमार, राजेंद्र बी जलकर, नीतीश मिश्रा, चिराग पासवान, किसके द्वारा किया गया? बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का, है ना, वो जो उद्घाटन किया गया मेरे साथी, वो है नीतीश मिश्रा। या कंफ्यूजन में आकर नीतीश कुमार मत मारिएगा, नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल, मतलब कि सड़क भी है और रेल दोनों का है, सबसे चौड़ा पुल का निर्माण कहां किया जा रहा है? पटना में, हरिद्वार में, भागलपुर में या काशी में? कहां किया जा रहा है? तो ध्यान देखना है कि देश में सबसे बड़े यानी चौड़े रेल और सड़क पुल का जो निर्माण होगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, काशी में किया जाएगा। कहां हो रहा है? काशी में। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल, देखिए क्या है, स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में, स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? कोविड-19 को, टीबी को या मंकी पॉक्स को या मधुमेह को? क्या गया? तो मंकी पॉक्स को, याद रखेंगे, मंकी पॉक्स को ये आपातकाल के रूप में जोड़ा गया है। चलिए ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे साथी। 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे पेश किया गया है या घोषित किया गया है? जसप्रीत बुमराह, शाकिब अल हसन, रोहित शर्मा या ट्रेविस हेड को? किसे किया गया है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक जवाब है, जसप्रीत बुमराह को। बहुत चर्चा में रहे थे, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है मेरे साथी, आगामी एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये तो बढ़ा दिया गया, समय सीमा भी इसका पूरा हो गया है। सितंबर 2024, मार्च 2025, नवंबर 2004 और दिसंबर 2004। ये जो बढ़ाया गया था मेरे दोस्त, ये 2025 मार्च तक बढ़ाया गया था, जो आपका पूरा हो चुका है। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा मेरे साथी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन अब आपके पास ये रहा। हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पथ पुरस्कार देने का घोषणा किया गया है? याद रखना है 10, 13 पथ पुरस्कार नहीं होगा साथी, सॉरी मैंने पढ़ भी दिया, ये होगा आपका पद्म पुरस्कार। कौन पुरस्कार होगा? पद्म पुरस्कार। गलती से यहाँ पे
लिखा गया है, मैंने पढ़ लिया। पद्म पुरस्कार देने की घोषणा जो किया गया है 10, 13, 23 और 22, इसका ऑप्शन जो मेरे दोस्त 23 महिलाओं की दी जाने की घोषणा किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46, ये रहा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? देखिए अब ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है। गुरु दक्षिणा शब्द का जो समास हो गया कर्मधारय नहीं होगा, ये सिर्फ समास लिख दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा, भाव नहीं है इसमें। गुरु दक्षिणा जो है इसमें तत्पुरुष समास दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। 46 का सी होगा, तत्पुरुष समास गुरु दक्षिणा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, नहीं जी इससे नहीं हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का उन्होंने घोषणा किया है, इससे नहीं और इससे भी नहीं। इसका मतलब आपका 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक जवाब होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन से, यानी कि WHO से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। 48 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? जनजाति है ना, तो ये सयाल नहीं होगा, संथाल होगा, संथाल है ना। ये शोम्पेन, भील, ए और सी दोनों नहीं जी। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? तो याद रखिएगा शोम्पेन नामक जनजाति सबसे पहली बार बेचारे अपने लाइफ में है ना मतदान करने में सार्थक हुए हैं। शोम्पेन जनजाति याद रखेंगे। शोम्पेन कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त? तो अंडमान निकोबार में। चलिए ठीक है। 49 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ये समझिए कि लास्ट ही क्वेश्चन मान के चलिए, है ना। हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व, या मौलिक कर्तव्य, या प्रस्तावना? ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगामी आने वाला एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर हम जोड़ के देखें तो पर्यावरण से भी क्वेश्चन हो सकता है, ये आपका पॉलिटी से भी क्वेश्चन हो सकता है, और ये आपका करंट का भी क्वेश्चन हो सकता है। तीनों लेवल का क्वेश्चन है। और हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई है जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये आपका मौलिक अधिकार में किए जाने की बात की जा रही है, यानी ऑप्शन ए आपका सही और सटीक होगा मेरे साथी। चले तो आज का 50 नंबर का क्वेश्चन लास्ट रहा जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, और ध्यान देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। चलिए तो 50 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहां से संपन्न हुआ? बताएंगे पेरिस से, रोम से, वाशिंगटन से, या मेलबर्न से। चलिए दोस्तों इसी 50 क्वेश्चन के साथ में मैं अपना आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करता हूं, और फिर अगले वीडियो में मिलता हूं 50 क्वेश्चन के साथ। मेरे साथ ही आप देखते रहे मेरा प्यारा सा चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब, और तब तक मैं लेता हूं विदा। जय हिंद दोस्त, जय हिंद।